नमस्कार साथियों, बीएनके एस्ट्रो में मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो मैंने 2 वीडियो इससे पहले डाले, आपने अपना बहुत प्यार दिया। नया चैनल है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने देखा और प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको एक बात आगे बताऊं, इससे पहले 2 बातें आपसे करना चाहता हूं कि ज्योतिष में कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी सीख लीजिए, कितना भी आप अपना जीवन कुर्बान कर दीजिए, लेकिन शायद इतना सा जान पाएंगे। हमारे महान विद्वान पाराशर जी वो कहते थे, इस चीज़ को लिख के रख गए हैं। उनके एक एक सूत्र, एक एक दोहे की व्याख्या अगर की जाए तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ज्योतिष को हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। लाखों करोड़ों लोग आज ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, एक से एक प्रकांड विद्वान हैं। तो आवश्यकता क्या है? अरे आवश्यकता तो बिल्कुल है, जन जन को ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। मेरी दृष्टि में मैं क्यों आया, ऑनलाइन क्यों आया, मुझे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मेरा ये नहीं है कि नहीं हमारा ये पेशा है या हमारा प्रोफेशन है। नहीं, ये हमारा शौक़ है। 25 से 26 वर्ष का जो मेरा अपना अनुभव है, मुझे अपने परिवार से, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से मिला। अब मुझे अपनी इस लेगेसी को आगे पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है। तो मैं इस बात को ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी, अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कुंडली के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं, अधिक जानिए, समझिए। ज्योतिष क्या है? ये गणित है, ये विज्ञान है। इसको अच्छे से जानिए और अच्छे से समझिए और अपनी अपनी कुंडलियों पर उनको लगाना सीखिए। जब सबको कुंडली का ज्ञान होगा, जब सबको ज्योतिष का ज्ञान होगा, तो कहीं भी कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। ये है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको YouTube पे आकर के केवल अपना लेक्चर देके चले जाएं। जी नहीं। हाँ, बृहद कुंडली, पूरी बृहद जानकारी, कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी, वो तो एक किसी ज्योतिष गुरु के पास, मर्मज्ञ के पास जाकर ही आपको मिलेगी, जब आप उससे परामर्श लेंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन फिर भी प्राथमिक स्तर पर हमारी दशाएं कैसी चल रही हैं, हमारा गोचर कैसा चल रहा है, हमारा कौन सा ग्रह क्या चाहता है, हमारा कौन सा ग्रह कैसा है, ये सामान्य चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं आपको इन बातों में समझाने में और बताने में सफल होऊंगा। देखिए, अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि 5-5 उंगलियों में इधर, 5-5 इधर, बहुत सारे जो है सब नग और जो स्टोन्स हैं पहने घूमते हैं। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता कौन उनको इतना मर्मज्ञ, कौन महान विद्वान है जो उनको 5-5 रत्न पहना देता है। नवग्रह की अंगूठी लोग पहन के घूमते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, नवग्रह की अंगूठी, अरे क्या मतलब प्लैनेट्स में आपस में द्वंद्व करा रहे हैं आप? क्या उनमें आपस में झगड़ा करा रहे हैं आप बताइए। जब हम स्टोन को धारण करते हैं तो स्टोन के अंदर उनकी अपनी एक एनर्जी होती है और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और अपनी एनर्जी से हमें गवर्न करिए, हमारी बॉडी को आप गवर्न करिए और हमें चलाइए। तो आप किसी एक को ही तो गवर्न कर पाएंगे कि आप अपने घर में सभी को बुला के बिठा लेंगे, और सभी को बुला के बिठा लेंगे तो सबकी एनर्जी क्या करेंगी? आपस में क्वेश्चन करेंगी। जो विरोधी एनर्जी हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं तो द्वंद्व करेंगी। आप बताइए, नवग्रह की अंगूठी पहन के अगर घूम रहे हैं आप, तो क्या होगा आपका? लेकिन पता नहीं कौन आपको बताता है भाई। दान करना और स्टोन पहनना दोनों बहुत ही खतरनाक हैं, और सोच समझ के। आप देखो ना, मैं देखिए मेरे पास, मेरे उंगलियों में कोई अंगूठी नहीं है। आपको क्या लगता है मैं पहन नहीं सकता? क्या क्षमतावान नहीं हूं? स्टोन और दान, ये दोनों ही कार्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे लास्ट में दान और स्टोन सजेस्ट करता हूं अपने परामर्श में। पूजा करने की बात, मंत्र की बात, प्रार्थना करने की बात मैं उपाय में बताता हूं। खैर, आज मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करूंगा।
ये टॉपिक किसी दिन आप लोग अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा एक रत्न का एक वीडियो बना दूंगा कि किन किन राशि के लोगों को कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पक्का इस पर वीडियो बनाऊंगा और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। आज का जो वीडियो है वो हम प्रारंभ से शुरू करते हैं, जैसे किसी को बिगनर सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको जो सिखाना चाहूँगा अपनी ज्योतिष के माध्यम से, कि मान लीजिए आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपके सामने ये कुंडली है, इसमें कोई भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कौन सा अंक कहाँ लिखा है, उस पर मत जाइए। आपके सामने ये कुंडली है और इसमें ये 12 घर बने हुए हैं। इनमें खाली एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो सामने ये बना हुआ है मध्य में, ये है लग्न, इसको कहते हैं लग्न। तो ये लग्न है। अब लग्न से ही गिनती हम शुरू करेंगे और चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो लग्न हो गया पहला, फिर लग्न के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके हम चले जाएंगे। 12 घर हो गए। 12 ही राशियां होती हैं, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। इनमें 4 प्रकार की राशियां होती हैं। कभी हम बता देंगे आपको इनकी कौन कौन सी सीरीज है। कुछ पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, कुछ जल तत्व की राशियां हैं, कुछ वायु तत्व की राशियां हैं, कुछ अग्नि तत्व की राशियां हैं। समझ गए? इस कुंडली में सबसे जो पवित्र माना जाता है वो मूल त्रिकोण माना जाता है। मूल त्रिकोण का मतलब ये लग्न, और लग्न से 45 का जो एंगल बनाइए आप, तो देखिए आपका ये 5th हाउस आएगा, 5वां घर, और फिर आप 45 का उधर बनाइए तो देखिए 9th हाउस आएगा, 9वां घर। ठीक है? तो लग्न से 45 इधर 5th हाउस, लग्न से 45 उधर 9th हाउस, ये 2, इसको कहते हैं मूल त्रिकोण। और यही कुंडली का सबसे पवित्र, सबसे अच्छा त्रिकोण माना जाता है। ठीक है? त्रिकोण भी 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं धर्म त्रिकोण। क्या कहते हैं? धर्म त्रिकोण। ठीक है? 1, 5, 9 को हम कहते हैं धर्म त्रिकोण। अब फिर इसके बाद धर्म के बाद क्या आएगा? अर्थ आएगा। तो धर्म के बाद अर्थ आएगा, तो जो लग्न के बाद 2nd हाउस है, ये 2nd घर हाउस जो है, द्वितीय घर, ये है आपका अर्थ त्रिकोण का पहला घर। ठीक है? जैसे धर्म त्रिकोण का पहला घर लग्न होता है, वैसे ही अर्थ त्रिकोण का पहला घर है आपका दूसरा हाउस। तो जब दूसरा है वहां, तो छठा होगा यहां पे। ठीक है? और इधर क्या होगा? 10वां। तो आपका 2, 6 और 10, ये क्या हो जाएगा? अर्थ त्रिकोण। ठीक है? बाद में मैं बताऊंगा कि 6 से, अभी एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि जिनमें किस भाव को क्या कहा जाता है और किस भाव से किन किन चीज़ों को देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे आपके सामने। आपने बहुत से YouTube चैनल देख लिए होंगे, लेकिन शायद उसमें कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ सकूं, मेरा प्रयास रहेगा। आप बस खाली पूरे वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि अगर पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो ये कोई ऐसी कोई चैनल वो नहीं है बात जिसे आप तुरंत स्किप करके आप जान जाओ ना। इसमें तो जहां स्किप करेंगे वहीं आपका काम खत्म, कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है? तो पूरे वीडियो को देखिए, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहला धर्म त्रिकोण हो गया, दूसरा अर्थ त्रिकोण हो गया, जैसे 2, 6, 10 के नाम से मैंने पुकारा। अब तीसरा है धर्म, अर्थ और काम। ठीक है? तो अब काम त्रिकोण क्या है? हमारा 3rd हाउस, तीसरा घर। ठीक है? इधर 7वां, जिसे विवाह का घर कहते हैं, परिणय का कहते हैं, संधि का कहते हैं, बताएंगे आपको हम। तो तीसरा, 7वां, और इधर क्या है? 11वां। तो 3, 7, 11, ये जो हमारा है, ये हमारा काम त्रिकोण है। समझ गए? क्योंकि 11वां घर हमारी डिजायर्स की फुलफिलमेंट भी कराता है, प्रतिपूर्ति कराता है। ठीक है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जहां पर राहु को बिठा करके दिखाया था, शुक्र और राहु की युति बताई थी आपस में, याद होगा आपको। तो ये हो गया हमारा काम त्रिकोण। अब हमारा है अंत में मोक्ष त्रिकोण।
मोक्ष त्रिकोण कौन सा है? मोक्ष त्रिकोण का जो पहला घर है वो है चौथा, ठीक है, जो माँ का घर होता है, जो अर्धरात्रि का घर होता है, ठीक है, ये है हमारा मोक्ष त्रिकोण का पहला घर। ठीक, तो पहला हो गया चौथा घर, उसके बाद दूसरा हुआ हमारा कौन सा? 8वां घर, और तीसरा हुआ हमारा 12वां। तो मोक्ष त्रिकोण में कौन होगा? 4, 8, 12, 4, 8, 12, इसे कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। ठीक है, तो मैंने आपको चारों त्रिकोण बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जानकारी आपको दी। अब कुंडली में एक बहुत ही मजेदार बात जो शायद ही आज तक आपने सुनी हो, और अगर सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपने 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 यहाँ से सुनी, इन्होंने बताया। देखिए, कुंडली 180 एक्सिस का खेल है, चाहे जहाँ से उठा के देख लीजिए, चाहे लग्न से 7वें को देखिए, चाहे 2 से 8वें को देखिए, चाहे 3 से जो है आप उसको 3 से जो है और 9 को देखिए, चाहे 4 से 10 को देखिए, चाहे 5 से 11 को, चाहे 6 से 12 को, सब 180 एक्सिस पे हैं। और 180 एक्सिस वो बिल्कुल सीधी होती है। ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, सभी ग्रहों की दृष्टियां इसी पर काम करती हैं। अक्सर आपने सुना होगा तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, है ना, 7वीं दृष्टि। तो हर ग्रह के पास जितने प्लैनेट हैं सभी के पास एक दृष्टि कंपलसरी होती है। कौन सी? 7वीं दृष्टि। ठीक है, मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जो एक्सिस है, अब इस एक्सिस को हम सीधे लग्न से लेकर के सप्तम तक हम बीच से बांट देते हैं। तो आप देखिए, एक हिस्सा हो जाएगा बायां, एक हो जाएगा दायां, 2 हिस्से में हमारी लग्न बट गई। ठीक, हमारी लग्न 2 हिस्सों में बट गई। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिए आप। लग्न से हम चलेंगे। मैंने आपको धर्म त्रिकोण बताया था, तो धर्म त्रिकोण में पाराशर जी कहते हैं कि जो धर्म त्रिकोण में लग्न है, ये हमारा वर्तमान जीवन है, ये हमारा वर्तमान जन्म है, जहां हमने जन्म लिया। ठीक, अब उसके एक तरफ है 5th हाउस, 5वां घर 45 डिग्री पे, और दूसरी तरफ है 9वां घर 45 डिग्री पे, और ये तराजू है। वर्तमान जो हमने जन्म लिया है ये वर्तमान है, और ये तराजू है। 5वां घर हमारा हमें बताएगा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने पूर्व जन्म में क्या किया, हम कौन थे, हमारी आत्मा कहां से आई। इसका ज्ञान हमें 5म हाउस से और 5वें घर से पता चलेगा, 5th हाउस से। ठीक है, दूसरी तरफ पलरे का जो पलरा है हमारा, वो है 9th हाउस। 9th हाउस हमें बताएगा कि हम अपने साथ क्या भाग्य लेके आए। भाग्य कैसे मिलेंगे? भाग्य मिलेंगे कर्म के आधार पर। तो जो कर्म पूर्व जन्म में किए उसी के आधार पर आप भाग्यवान बने या अभागे बने। समझ गए? वर्तमान जीवन आपका पहले से निर्धारित है। जो भी आपकी डेटा शीट है, जो भी बैलेंस शीट है, जो भी लेखा जोखा था पूर्व जन्म का, वही निर्धारित करके वर्तमान में आप आए। आपने वैसे ही माता पिता, वैसा ही कुटुंब आपने चुना और वहां आप आ गए। तो लग्न में बैठ करके और दोनों तराजुओं के पलरों को आप देखिए तो आप जान जाएंगे कि आप कैसी आत्मा हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए। ठीक है, एक बड़ी अच्छी चीज और बता दें। पाराशर जी ने कहा है कि किसी भी घर से 12वां घर, जैसे लग्न से 12वां घर ये वाला है 12वां, और वैसे ही पाराशर जी ने कहा किसी भी घर से 12वां घर। तो अगर आप देखें तो जो 10वें घर से 12वां घर है वो भाग्य है। 10वें घर से 12वां घर आपका भाग्य स्थान है। 10वें घर से 12वां स्थान भाग्य स्थान होगा। अब भाग्य कहते हैं कि 12वां घर क्या होता है? खर्च का, हानि कराता है, खर्च कराता है, चीजों से डिटैच करता है, संन्यास की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इसका मतलब 10वां घर किस चीज का है? आपको मैं बताऊंगा सारे भाव। 10वां घर है हमारा कर्म का, है ना। तो कर्म की हानि कहां है? 9वां घर जो है आपका भाग्य। तो भाग्य कैसे बनेगा? जब आपके कर्म की हानि होगी। तो जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, कहते हैं ना, यह है गीता का ज्ञान।
तो पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे उसका 12वां हाउस है 9th हाउस। आपने पूर्व जन्म में जो किया, उस पूर्व जन्म में जो कर्म किए, उनका जो 12वां हाउस है वो है आपका भाग्य। तो भाग्य में आपके वही लेके आए हो जो आपने 12वें हाउस में, 10वें घर में आपने कमाया, आपने कर्म किए। और 10वें घर के जो मालिक हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज ही कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। कहते हैं भाई इनकी निकालो, इनकी जरा बैलेंस शीट देखें, और मृत्यु के समय आपकी पूरी बैलेंस शीट बराबर कर देते हैं, प्लस माइनस। आप अच्छे कर्म लेके आए हैं तो आप भाग्यवान घर में पैदा होंगे। 9th हाउस में आपके बैठे होंगे गुरु महाराज, 9th हाउस में बैठे होंगे आपके जो है सूर्य महाराज अपनी लग्न में, 9th हाउस में बैठे होंगे आपके मंगल बढ़िया जो है उच्च के होके, मतलब कोई भी अच्छा ग्रह जो है बैठा होगा। लेकिन अगर आप भाग्यवान नहीं हैं तो आपके वहां पे दूसरे। अब ये मत कहने लगना कि मैं किसी को भाग्यवान या अभागा कह रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ प्लेनेट के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप 9th हाउस को देखें और पंचम को देखें तो आप पाएंगे कि लग्न का एक छोर धर्म त्रिकोण का एक छोर पूर्व जन्म से आप कहां से आए, कैसी आत्मा बन के आए, ये बताता है, और दूसरी तरफ 9th हाउस आपका जो है वो बताता है कि आप क्या भाग्य लेकर आए। ठीक है, तो जो भाग्य लेके आए हो अब आपको उसी के आधार पर आगे करना है। लेकिन इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप कम भाग्यवान होने के बाद भी अपने कर्म के दम पर भाग्यवान बन जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन कर्म अगर अच्छे नहीं है आपके इस जन्म में भी तो आपका वो भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा। अक्सर आपने लोगों को रोते सुना होगा कि मेरा तो भाग्य साथ नहीं देता, मेरा तो भाग्य साथ नहीं देता। इसीलिए भाग्य का अगला घर अगर कुंडली में देखिए तो भाग्य का जो अगला घर है 2nd हाउस, वो है कर्म, है ना, कर्म है। तो जब कर्म 2nd हाउस है, 2nd हाउस क्या होता है? इनकम, आय, बैलेंस। बैलेंस खाली बैंक बैलेंस नहीं, आपके भाग्य का बैलेंस, आपके कर्मों का बैलेंस, है ना। तो वो बैलेंस, तो जैसा आप जब कर्म करना शुरू करोगे तो भाग्य चाहे जितना आपका कमजोर हो, अगर आपने कर्म प्रारंभ कर दिया तो आप भाग्यवान हो जाएंगे। एक तो ये बात बताई। अब दूसरी बात इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। अब क्या आता है, 2 भाग में बांट दिया कुंडली को, लग्न से लेकर के और 7वें हाउस तक, एक बाएं एक दाएं। अब लग्न से चलते हैं। बालक का जन्म होता है, लग्न से पता चलता है कि आप कैसे हैं, किस कुटुंब में पैदा हुए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी मानसिक शक्ति कैसी है, मानसिक सोचने की आपकी क्षमता कैसी है, आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे बोलते हैं, आपका शरीर कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये सब कुछ आपको उस लग्न से पता चलता है। एक आउटलुक है लग्न। बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले कहाँ पे वो जाएगा? अपने कुटुंब में, अपने परिवार में। तो ठीक देखिए, लग्न के बाद जो 2nd हाउस है वो कुटुंब है, वो परिवार है। बच्चा अपने कुटुंब में अपने माता पिता, दादी, बाबा सबके बीच में पलता है, बड़ा होता है, खेलता है। ठीक, 2nd हाउस। 2nd हाउस के बाद देखिए आप आता है 3rd हाउस। 3rd हाउस 2nd से 2nd है। ठीक है, 3rd हाउस 2nd से 2nd है, दूसरे से दूसरा। तो दूसरे से दूसरा होने के कारण वो बच्चे का पड़ोस है। हाँ, पड़ोस है, अर्थात वहां से बच्चों का उसका पड़ोस कैसा होगा? वो पड़ोस में आया, छोटे भाई बहन का भी है, उसकी लेखन शैली का है, उसकी बुद्धि लब्धि का है। और काल पुरुष की कुंडली में ये घर बुद्ध महाराज को दिया गया है, तो बुद्ध महाराज यहां से उसको बुद्धिमान बनाते हैं। तो यहाँ पर वो खेलेगा, कूदेगा, अपने दोस्त यार बनाएगा, अपनी सोसाइटी बनाएगा, एक लघु समाज बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जब बड़ा होगा बच्चा तो 4थे घर में आ जाएगा। और 4था घर किसका है? माता का। 4था घर किसका है? सुख का। चौथा घर किसका है? भूमि भवन वाहन का है। सब बताएंगे आपको। और 4था घर एक चीज का और भी है, माँ के असीम प्रेम का, अर्धरात्रि का है।
माँ अपने पल्लू में छुपा करके सुलाती है, लोरी सुनाती है, आपको बेहतर नींद आती है ना। तो घर से ज़्यादा कहीं किसी को अच्छा नहीं लगता, अपने घर में ही सबको अच्छा लगता है। और यही जो है प्राथमिक शिक्षा का घर है। बताना ये चाहते हैं कि एक बालक कैसे बड़ा हो करके और अपनी जीवन को ले जा करके और जीवन के जन्म से लेकर अंत तक कैसे पहुंचता है, इस कुंडली में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरा भावार्थ ये है। तो हम चौथे घर में आ गए। ये प्राइमरी शिक्षा है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा का द्योतक है। फिर चौथे घर के बाद जैसे ही पांचवें घर में हम पहुंचते हैं तो पांचवा घर हमारा एकेडमिक है। हम जो है हाई स्कूल, इंटर आदि की शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। हमारी बुद्धि, यहाँ से बुद्धि लब्धि बढ़ती है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। और फिर जब यहाँ हम पढ़ लिख लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, तो फिर हम आते हैं कंपटीशन की दुनिया में, प्रतियोगिता की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में। समाज का देखते हैं आगे बढ़ के कि क्या हो रहा है समाज में। अब वो घर कौन सा है? छठवां घर। छठवां घर केवल रोग रिपु ऋण का ही नहीं है। छठवां घर बहुत कुछ देता है, ठीक है, मामा मौसी का भी है। और छठवां घर परीक्षाओं का भी है, कंपटीशन का है। कंपटीशन की तैयारी करेंगे पंचम हाउस में, 5th हाउस में। और परीक्षा जो देंगे, कंपटीशन जो देंगे, वो देंगे छठवें हाउस में, ठीक है। सफलता असफलताएं छठवें हाउस में हमें मिलेंगी। और फिर जब छठवें हाउस में सफलता असफलता पा करके हम सफल हो जाएंगे, हम जब सफल हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं? तो जब सफल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? विवाह होगा। सप्तम हाउस हमारा क्या कहता है? विवाह कहता है कि अब शादी विवाह करो, अब बच्चा विवाह योग्य हो गया, हमारा परिणय सूत्र बांध दिया जाएगा, हमारी संधि करा दी जाएगी आपस में, ठीक। अब विवाह बंधन देखिए, लग्न से लेकर विवाह तक आ गए, ठीक है, लग्न से लेकर विवाह तक आ गए। और यही चीज़ हमारे वेदों में, पुराणों में पढ़ाई जाती है कि कैसे जो है जन्म के बाद से जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, ठीक है, 16 संस्कार जन्म से लेकर के कैसे किए जाते हैं, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, ठीक है, सारे संस्कार करते करते और हम आ गए अपने विवाह तक। अब विवाह के बाद की आप स्थिति देखिए, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दाएं और बाएं भाग में कितना अंतर पाएंगे आप। एक जो भाग है हमारा पहले घर से लेकर 7वें तक, इसने हमें खूब सुख ही सुख दिया। बचपन से लेके जवानी तक, विवाह तक हमने खूब आनंद की अनुभूतियां उठाई। अब दूसरा जो हिस्सा है 8वें हाउस से, 8वां हाउस ससुराल का भी है। 8वां हाउस आपकी प्रैक्टिकलिटीज का है। आप प्रैक्टिकल आप लाइफ देखेंगे, है ना, अकल्ट का है, कठिनाइयों का है, चैलेंजेस का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका है आपका अष्टम हाउस। खाली आयु का और मृत्यु का नहीं होता, इन सब का है। फिर 8वें हाउस से आगे बढ़े, हमारी ससुराल भी है। तो ससुराल क्या है? चुनौती है। क्यों? पत्नी के घर से दूसरा है, अर्थात पत्नी के घर से दूसरा होने का मतलब वो हमारा आय है, वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमारी जो है वो हमारा पत्नी का कुटुंब है ना। तो हमें वहाँ बैलेंस करना है। किससे? क्योंकि हमारे कुटुंब से 7वां है, अर्थात 7वां घर मारक होता है, तो हमारे कुटुंब से 7वां है। अपने कुटुंब से और अपनी पत्नी के घर ससुराल में हमें सामंजस्य स्थापित करना है। ऐसे करके अरे बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर 9वें घर में पहुँचे। 9वें घर में जब हम पहुँचते हैं तो 9वें घर में पहुँच करके हम देखते हैं कि अब हमारा भाग्य आ जाता है, हमारा प्रारब्ध, हमारा पूजा पाठ, हमारा धर्म कर्म वो आ जाता है, धर्म वगैरह हमारा आ जाता है। ये चीज़ें हमें, ठीक है, दक्षिण भारत में इसको पिता का घर भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 10वें घर को पिता का घर मानते हैं। तो ये घर आ गया। अब यहाँ से अगला घर है 10वां घर, जिसे कहते हैं दोपहर, जिसे कहते हैं पिता। और पिता दोपहरी तो होती ही है, पिता की डांट अच्छी नहीं लगती। चतुर्थ घर माँ का है, वो अर्धरात्रि का है, तो माँ अपने पल्लू में सुलाती है तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन पिता अर्धरात्रि तो है नहीं, पिता तो तपती हुई दोपहरी है,
तो पिता किसको अच्छा लगेगा, उसकी डांट किसको अच्छी लगेगी? तो पिता तपती हुई दोपहरी है ना, और पिता ही कर्म है, तो 10वां भाव कर्म का भी है, पद प्रतिष्ठा का भी है ना। फिर आगे चलते हैं एकादश भाव। एकादश भाव में आप देखिए, ये हमारी डिजायर्स हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी इच्छा पूर्ति हैं, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 12वां भाव आता है, वो मोक्ष है, हॉस्पिटलिटी है, जेल है, पागलखाना है, दान है, सन्यास है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके, तो अब आप देखिए, अब तुलना करिए, 1 से लेके 7 तक जब आप चले तो आपकी कुंडली थोड़ी वेट वाली रही, वजनदार रही, और जब आप 8 से लेके 12 तक चले तो आपकी कुंडली में वजन थोड़ा सा कम हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी कुंडली में बैलेंस स्थापित करना है, हमें अपनी कुंडली में सामंजस्य स्थापित करना है। जीवन के 2 भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध। किसी का पूर्वार्ध अच्छा होता है, उत्तरार्ध खराब होता है, और किसी का उत्तरार्ध अच्छा होता है, पूर्वार्ध खराब होता है ना। लेकिन जो दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं वही सफल कहे जाते हैं। तो ज्योतिष हमें यही प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाती है, हमें प्रैक्टिकल बनाती है कि हमें अपने प्लैनेट्स को समझना है, हमें कैसे, और अगर हम अपने कर्मों को समझ लेंगे, हमें क्या करना है, अगर ये समझ लेंगे तो हमारे कर्म के आधार पर भाग्य भी समझ जाएगा, हमारा ज्योतिष भी सुधर जाएगा, हमारे ग्रह भी सुधर जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जो है हमारे चैनल को BNK एस्ट्रो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकें। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.bnkastro.com पर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।